बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने साउथ पंजाब से रखते हैं, जहां पर पाकिस्तानी रियासत ने अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करते हुए, तमाम रुकावटों को हटाते हुए, तमाम सरहदें क्रॉस करते हुए जाकर अफकार अलवी को फतह कर लिया है। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना है, लेकिन आप सोच रहे होंगे साउथ पंजाब तो पाकिस्तान में ही है और अफकार अलवी तो किसी शख्स का नाम लगता है, तो ये क्या फतह कर लिया, ये क्या हो रहा है? क्या अफकार अलवी नामी कोई हिंदुस्तान की रेजिमेंट है, कोई यूनिट का नाम है? मतलब कि ये किसको फतह कर लिया है? जनाब, आपने दुरुस्त सोचा और समझा है। अफकार अलवी एक शख्सियत का ही नाम है। ये ना ही हिंदुस्तान ना ही किसी और मुल्क का कोई फौजी यूनिट है या रेजिमेंट है। हमने एक उभरते हुए नौजवान शायर अफकार अलवी को अब फतह किया है। कसूर उनका ये था कि उन्होंने एक ऐसी नज़म लिख मारी लिख डाली जिस पर हमारी रियासत या ख़ुद को रियासत कहलाने वालों को गुस्सा आया, बुरा लगा या इनसिक्योर फील किया। एक ही शेर था जिसकी वजह से सारा फड्डा पड़ा। शायद अगर वो शेर आगे पीछे होता तो शायद ये हमें घमसान का रन ना देखना पड़ता और अफकार अलवी साहब को आखिरकार सरेंडर ना करना पड़ता रियासत के सामने। सरेंडर क्या किया है वो भी आपको बताते हैं। शेर क्या था उनकी ज़ुबानी भी सुनवाएंगे आपको, क्योंकि मिठास तो उन्हीं की ज़ुबान में है। मैं बता देता हूँ। मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद हमारी फ़ौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। ये एक नज़म थी, उसका एक शेर था जो अफकार अलवी लिख बैठे। ये वायरल हो गया, पूरा पाकिस्तान इसको सुनना शुरू हो गया। आजकल मुर्शद के नाम के साथ एक ख़ास लोगों को उन्स है और वो उन्स इमरान खान की वजह से है। कुछ लोग ये कोई रूहानियत की वजह से लोग सिर्फ इसको इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग वैसे ही उन्स में, मोहब्बत में, प्यार में, इज़्ज़त देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए इमरान खान को मुर्शद के लक़ब से याद भी करते हैं और पुकारते भी हैं और बोलते भी हैं। अब फिर क्या था कि इसमें मुर्शद का नाम भी इस शेर में दोनों सत्रों में इस्तेमाल हुआ था और नज़म में थोड़ी सी इनकलाबियत की बदबू भी या बू भी या खुशबू भी आ रही थी। जिनको ज़ाहिर है इनकलाब बुरा लगता है उन्हें बदबू आएगी, जिन्हें अच्छा लगता है उन्हें खुशबू आएगी। तो आखिरकार हमारी रियासत ने अफकार अलवी को फतह कर लिया। स्क्रीन पर हम आपको उनका बयान हल्फी दिखा रहे हैं। बयान हल्फी ये लिया गया है कि आप आइंदा इस तरह की शायरी नहीं करेंगे जिससे इज़्तिराब फैले, बेचैनी फैले, या दूसरे लफ्ज़ों में, इसमें तो नहीं लिखा लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में जिसमें से सच की कोई ना कोई महक आए, वो नहीं आपने लिखना। झूठ लिखें किसी रावी की तरह, किसी गंदे नाले की तरह, किसी डिजिटल नाई की तरह। आप बस इकबाल बुलंद करें रियासत का, आप वो सारा झूठ लिखें जो वो सुनना चाहते हैं और आप दरबारी ज़ुबान इस्तेमाल करें, तो फिर आपका मुस्तकबिल ही मुस्तकबिल है। आप फिर भले शाहिद अफरीदी की तरह क्रिकेटर हों, आपको ट्वीट लिखकर या लिखवाए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि ये ट्वीट कर दें और आप ट्वीट कर देंगे। हालांकि उनको मेरा चैलेंज है, जो ट्वीट कल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर शाहिद अफरीदी साहब ने करवाया, उनको मेरा चैलेंज है कि अपने फ़ोन का फोरेंसिक करवा लें। साफ पता चल जाएगा कि ये ट्वीट कहाँ से आया था, कैसे लिखा गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो फिर भी नहीं मानते तो चलें ऐसे करेंगे कि कभी उनके साथ नशस्त कर लेंगे, किसी मौजू पे उनको कह देंगे कि इस मौजू के ऊपर आप 10 मिनट के अंदर बगैर किसी से मदद लिए उर्दू की सत्रों में एक भी ट्वीट लिख दें आपको लिखे हुए। वो मेरा तज्जिया ये है कि वो नहीं लिख सकेंगे। लेकिन बहरहाल जगह आजकल शाहिद अफरीदी जैसे नौजवानों की है, अफकार अलवी जैसे नौजवानों की पाकिस्तान में नहीं है। अफकार अलवी ने कहा क्या था, एक दफ़ा सुन लीजिए। मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद हमारी फौज क्या लड़ती हरीफ से, मुर्शिद उसे तो हमसे ही फुर्सत नहीं मिली। सुन लिया आपने। तो ये अफकार अलवी का जुर्म था, जिस जुर्म की सजा रियासत पाकिस्तान ने दी है और उनसे अब एफिडेविट लिया। एक और एफिडेविट की भी खबर है और वो एफिडेविट है साबिक DGISI, जी हाँ, असद दुरानी। मैं जनरल फैज़ हमीद की बात नहीं कर रहा, मैं साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी, उनके एफिडेविट की बात कर रहा हूँ, जो साबिक DGISI रहे हैं। उन्होंने एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान का जो केस था, मशहूर ज़माना केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें एक एफिडेविट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसे बांटे गए थे आर्मी चीफ की मर्जी से। ISI ने पैसे बांटे थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ समेत बहुत सारे
सियासतदानों के नाम लिए थे जिन्होंने वो पैसे लिए थे, और उससे हुकूमतें बनाई गई थी, गिराई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट भी दी थी, लेकिन फिर उस फाइल को सुप्रीम कोर्ट दबा कर बैठी थी। अब वो आईनी बेंच के सामने लगी है, वो अदालत दोबारा, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पूछा कि क्या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो अभी भी सियासी मामलात में मुदाखलत करती हैं। तो आगे से एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं सर, अब तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज बिल्कुल तोबा तोब कर चुकी हैं, अब तो उनका सियासत से कोई लेना देना ही नहीं। तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि अच्छा फिर ऐसा कीजिए कि ये बताइए कि क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज ये तो मान गई थी एफिडेविट दे के, उनके एक साबक हेड जो थे DGISI, उन्होंने मान लिया था कि हमने पैसे बांटे थे, तो क्या ISI ने कोई बयान हल्फी जमा करवाया कि अब उनके यहाँ कोई सियासी विंग नहीं है? तो बताया गया कि जनाब नहीं, कोई बयान हल्फी जमा नहीं करवाया। तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि चले अब करवा दें। लगता है कि मंदोखेल साहब भी अपने आप को कैमरों की जद में देखना चाहते हैं। मंदोखेल साहब लगता है चाहते हैं कि उनकी भी कोई शाहकार किस्म की फिल्म बने, उनके घर के अंदर कैमरे लगे, तभी तो ऐसी ख्वाहिशें कर रहे हैं आईनी बेंच में बैठ के। बहरहाल अब इस केस की समाअत जो है पेंडिंग हुई है, और इसमें ISI को ये कहा गया है कि वो एक बयान हल्फी बनाकर जमा करवाएं कि उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर उन्होंने, वैसे दे भी सकते हैं बयान हल्फी, आपको याद नहीं है कि अपने हाफिज़ जो हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब, वो PTA वाले जो इंटरनेट स्लो करते हैं, इंटरनेट खा जाते हैं, फिर आपको झूठ बताते हैं, शार्क जो थी वो समंदर के अंदर तार खा गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था, वो झूठ बोलने वाले अंकल जो हैं, वो जो हाफिज़ साहब हैं, उन्होंने झूठा बयान हल्फी दे मारा था कि मैंने तो किसी सेलुलर कंपनी के साथ कोई बात नहीं की, कोई उनको अहकामात नहीं है। 36 लाख पाकिस्तानियों के जो सेल फोन टेप होते हैं, जो आपकी कॉलें रिकॉर्ड होती हैं रेगुलर कॉल के ऊपर, वो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं, हमने तो कभी कोई ऐसा इंतज़ाम किया ही नहीं। बाद में जब सेलुलर कंपनीज जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं, और उनमें ज़्यादातर उस वक्त भी और अभी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है, उनको बुलाया गया तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आकर अदालत में बताया कि मेजर जनरल रिटायर्ड हाफिज़ुर रहमान, ये मैं कहता हूँ, बड़े हैं उम्र में और लगते भी हैं ज़रा, तो हाफिज़ुर रहमान साहब झूठ बोल रहे हैं जनाब, ये इन्होंने बिल्कुल किया हुआ है, और वो एफिडेविट दे चुके थे अदालत में झूठा। वो खैर अलग बात है कि उनकी सरजनिश हुई, हाई कोर्ट से उन्हें तंबी हुई, उनके खिलाफ केस चलना शुरू हुआ फोर्जरी का, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब ने उनको बचा लिया और उनको क्लीन चिट दी ऊपर से, या एक स्टे ऑर्डर देकर, तो उनको गुठे लगा दिया कि चलें आप फिलहाल तो अपना काम जो है वो करें। एयर मार्शल असगर खान केस की एक और भी खसूसियत है कि इस केस के अंदर अनीता तुराब का एक केस था और एक एयर मार्शल असगर खान केस। इन दोनों केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह अहकाम दिए हुए हैं कि कोई भी पाकिस्तान का सरकारी अफसर, भले वो सरकार में हो, मीन सिविलियन साइड पे हो या फौज की साइड पे हो, उसने गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात नहीं मानने। जी हाँ, इसी स्टेटमेंट के ऊपर अब पाकिस्तान के अंदर गद्दारी और बगावत के केसेस बनाए जाते हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा फैसला है, और वजूहात भी उस फैसले की यही है कि पैसे बांटे गए थे और हुकूमतें बनाई और गिराई गई थी, और ये कोई और नहीं कह रहा था, इनके अपने साबिक DGISI असद दुरानी ये अदालत के अंदर मान रहे थे और अदालत के अंदर अपने एफिडेविट दे रहे थे। अब देखते हैं कि ये सियासी सेल ख़त्म होते हैं कि नहीं, लेकिन अगर सियासी सेल ख़त्म हो गए तो फिर हम करेंगे क्या, मतलब फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगी क्या? यही तो हम काम करते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये अदालत की भी समझ नहीं आती कि इन्हें वेले बिठाएंगे तो फिर और जगहों पर कैमरे लग जाएंगे, तो सियासी सेल ख़त्म कर देंगे तो और हमने फिर करना क्या है? तो ये खासी हैरानी की बात है। बहरहाल आगे चलते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत के दौरान वफाकी हुकूमत को उलझन में डाल दिया। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर ये है कि जब 25 मई 2022 को पेशावर से इमरान खान साहब एक एहतजाज लीड करते हुए अपना इस्लामाबाद आ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वर्बल ऑर्डर जारी किया था, गालिबन के डी चौक नहीं आना और फलां जगह, और वो वर्बल ऑर्डर इमरान खान साहब तक डेफिनेटली नहीं पहुंचा था। वजह उसकी यही थी कि फ़ोन सारे बंद थे, हमें कंटेनर में किसी को कहाँ से पता चलना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया। खैर, हम धरने में आ गए या एहतजाज लेकर आ गए इस्लामाबाद में। जब आ गए तो सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर रखी थी, जो कि दाखिल दफ्तर थी। अब वो दोबारा उठाई गई है, हुकूमत ने कहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें। तो बजाय इसके कि अदालत अपना काम पूरा करती, आज जो जस्टिस मंदोखेल साहब थे, उन्होंने दोबारा सवाल पूछा हुकूमत से कि क्या आप वाकई इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करवाना चाहते हैं?
तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल करना चाहते हैं जी, हम चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो। तो जज साहब ने कहा कि ये सोच लें कि तौहीन अदालत का केस ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ होता है, ये केस बिटवीन द अक्यूज्ड एंड कोर्ट होता है, जिसने तौहीन की होती है और अदालत, उन दोनों के दरमियान में केस होता है, जिसका मतलब कि इमरान खान साहब को अदालत में बुलाना पड़ना है, उन्हें बिलमुशाफा अदालत आना पड़ना है। तो क्या आप उन्हें लाने को तैयार हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल को फिर समझ नहीं आई। फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि मैं आपको रास्ता दे रहा हूं। बस उन्होंने बच निकलने का नहीं कहा वर्ड, सिर्फ ये कहा कि रास्ता दे रहा हूं। हालांकि जजेस का ये काम तो नहीं कि रास्ता दें, लेकिन चलें, ये उनकी ऑब्जर्वेशन तो ठीक थी कि वो क्यों उनके खिलाफ ये केस चलाना है, केस चलाकर जाहिर है एक और केस में सजा दिलवाएंगे फॉर नो रीज़न, तो जिसकी कोई बेस भी नहीं बनती। बहरहाल इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने जवाब वही जमा करवाया कि हमें तो पता ही नहीं था, फ़ोन बंद थे, हमें कहाँ से अंदाज़ा होना था कि आपने क्या ज़ुबानी अहकाम दिए हैं। लेकिन आज जजेस जो हैं वो अब हुकूमत को बचा रहे हैं कि कहीं इमरान खान को अदालत में ना लाना पड़ जाए, क्योंकि फिर आपके लिए मसला होगा। अगली खबर जो है वो हमने पहले भी इस पर थोड़ी सी बात की है। फैज़ हमीद साहब का जो सारा आपको कल हमने पूरी तफसील में बताया कि वो नूरा कुश्ती है, वो वक्त की ज़रूरत है। वो एक तो इमरान खान को डराने के लिए, पीटीआई को डराने के लिए कि आप कोर्ट मार्शल कर देंगे, और दूसरा ये है कि इस वक्त की ज़रूरत है कि डिस्कशन चेंज हो। आपने जो ड्रॉप साइट की स्टोरी थी कि पाकिस्तान मिलिट्री ने वहाँ गोली चलाई अकॉर्डिंग टू ड्रॉप साइट, और उसकी मंजूरी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब ने दी, और इसका मिलिट्री ऑपरेशंस का जो डायरेक्टरेट है उसके अंदर इजलास हुआ, और फिर स्नाइपर्स और फिर ड्रोन्स जिन्होंने थर्मल इमेजिंग के थ्रू सारा काम किया, और फिर आईएसआई की टीमों ने वहाँ से तमाम सबूत जो है वो मिटाए। ये सारी स्टोरी ड्रॉप साइट दे चुका है। तो इन हालात में, और ये जो सवाल बार बार पूछा जाता है कि गोली क्यों चलाई, इन हालात के अंदर ये आप ये कह सकते हैं कि अब इस सारी डिस्कशन को बदलने के लिए, कभी वाडा साहब कह देते हैं टेलीविज़न पर आकर, आपने देखा होगा कि इमरान खान की ज़िंदगी बचाना बड़ी ज़रूरी है, कभी कहते हैं उनके मेरिट का अपना उनके मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़रूरी है, इमरान खान के मैंडेट की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, कभी कहते हैं कोर्ट मार्शल करना है, कभी कहते हैं जनरल फैज़ से जो है इररिफ्यूटेबल एविडेंस जो है वो मिल गई है, कभी कहते हैं अब ये होगा। तो ये सब इस टाइम स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, बयानिए से भागने की कोशिश हो रही है। लग रहा था कि बयानिया हम कंट्रोल कर लेंगे, कत्लो कारत तो कर ली, लेकिन उसके बाद बयानिया कंट्रोल नहीं हो रहा, पाकिस्तानी अवाम कंट्रोल नहीं हो रही। और उसकी एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, ये बेल्जियम की हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं। बेल्जियम के अंदर पाकिस्तानियों ने यकजहती का इजहार किया है, मोमबत्तियाँ जलाई हैं, गम किया है, पुरसा किया है उन तमाम शोहदा का जिन्हें डी चौक के अंदर शहीद किया गया। मैं सल्यूट करता हूँ हमारी बेल्जियम की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम है, हमारी वहाँ का डायस्फोरा है। सख्त सर्दी में इन लोगों ने यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने जाकर ये मुजाहरा किया है। और 13 तारीख को आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हॉलैंड के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट है, उसके सामने भी हमारी हॉलैंड की टीम जो है और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ भी एक एहतजाज करने जा रही है। तो क्योंकि बयानिया हत्थे नहीं आ रहा, सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं गोली क्यों चलाई और किसके कहने पर चलाई, तो अब ये सारे काम जो फैज़ हमीद साहब के लाए गए हैं। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वही शायद अफरीदी जिन्होंने वो गेंद को चक मार लिया था, याद कीजिए, वो अब मतलब वो गैर अखलाकी हरकत थी ना, गेंद को ही काटना शुरू हो गए थे, तो वो अब पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इखलाकियात की ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो भी मेरा ख्याल किसी और से लिखवा के दे रहे हैं, जो मुझे लग रहा है तज्जिया ही कर सकता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर है फेक न्यूज़ के ऊपर फेक न्यूज़। जी हाँ, फेक न्यूज़ के नाम पर फेक न्यूज़। ये एक फेक न्यूज़ दी कि जी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक इन्वेस्टिगेट करके ये एक स्टोरी दी, डिफरेंट स्टोरीज़, वो अक्सर वॉच डॉग नाम से एक इदारा बनाया हुआ है, जो एक जैदी साहब है, पाकिस्तानी बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने फिर इसको काउंटर किया और उन्होंने कहा कि ये कोई इंटरनेशनल फोरम नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल इदारा नहीं है, ये पाकिस्तान के अपने चौधरी साहब का, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का बनाया हुआ इदारा है, आपारा में इसका हेड ऑफिस है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को डिस्क्रेडिट करने के लिए बनाया हुआ है, और इससे बहुत सारी खबरें ऐसी ट्वीट की जाती हैं। तो आप ज़रा खुद देखिए जियो न्यूज़ के काम कि फेक न्यूज़ के नाम पर फेक न्यूज़ दी जा रही है, और ये जो इंटरनेशनल वॉच डॉग नॉमी एक पाकिस्तानी फोरम ही बनाया हुआ है, इसको एक इंटरनेशनल एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी या एक इंटरनेशनल फोरम बनाकर दिखा के लोगों को चक्कर देने की कोशिश की जा रही है।
अगली खबर है जी कि बाजी मरियम की कहानी चाइना में से, करेंगे तो इसे पंजाबी में क्योंकि ये वहीं पर ठीक रहता है काम, लेकिन कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं कि बाजी मरियम ने जिस कंपनी के साथ एमओयू किया है या उसकी वीडियो फुटेज जारी की जा रही हैं, उनके लिंक्डइन के ऊपर 4 टोटल उनके एम्प्लॉयज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं और 32 उनके फॉलोअर हैं टोटल। वो भी शायद अभी हुए होंगे, बाजी गई होंगी तो कुछ पटवारियों ने फॉलो किया होगा शायद। तो आप ये देख लीजिए कोई छोटी सी कंपनी है नामालूम सी, वहाँ पर बाजी बैठी इतनी ऐसी एक्टिंग कर रही हैं कि जैसे बस बाजी तो पूरा चाइना ही नाम लगवा कर पाकिस्तान के ला रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये दिखा सकते हैं कि बाजी की नया जो बाजी का कोट है, ये मेरा ख्याल है कि शायद वुलन कोट है या आई डोंट नो विच वन इट इज़। बहरहाल ये आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इसकी कीमत भी दिखा रहे हैं। और ये बाजी रोज़ वहाँ पर, मैंने आपको बताया था, आप याद कीजिए अगर आपने मेरे वीलॉग वो देखे थे जब बाजी गई थी और बाजी की एक चौक में सर्जरी हुई थी स्विट्ज़रलैंड में, तो मैंने आपको बताया था कि एक जहाज़ के ऊपर कोट भी आए थे और वो एक पेरिस से गालिबन फ्लाई करवाए गए थे मुबैना तौर पर, और उनका फिर शायद वहाँ पर शॉपिंग हुई थी। और वो कोट अब ले बैठी हैं बाजी। लाहौर में तो इतनी ठंड नहीं होती, पता चला है 2-4 दफ़ा पहन के आई हैं, फिर पसीनी हुई थी, फिर उतरवाया साथ वाली आहोनी आहो वालों ने कि बाजी कहीं कोट पहनने के शौक़ में आपको गाशी ना पड़ जाए, गिरी ना जाए कहीं, क्योंकि लाहौर में सर्दी है लेकिन ऐसी तो नहीं होती ना कि आप वो जो बिल्कुल आप ये कहें कि अल्टीमेट ग्रेड के जो वार्म कोट्स हैं वो आप पहन के फिरें। तो ये बाजी बहरहाल ये चाइना का दौरा भी इसीलिए रखा गया है क्योंकि इनका जो इंटरनेशनल ऑफिस है ना, ये पार्टी का इंटरनेशनल ऑफिस है, जैसे आप समझें कि तहरीक इंसाफ का हो या किसी भी पार्टी का इंटरनेशनल ऑफिस हो, ये कोई सरकारी दौरा नहीं है। और वहाँ फॉर्म 47 वाला पूरा लाओ लश्कर लेकर बाजी साथ गई हुई हैं और सिर्फ वहाँ से टिकटॉक बन रहे हैं और पीछे बता रही हैं कि पता नहीं पंजाब की उन्होंने तकदीर बदल देनी है। हालांकि ये एक पार्टी का इंटरनेशनल ऑफिस है और उसमें पता नहीं ये इतना बड़ा लाओ लश्कर, ये सारी आहोनी आहो वाली, इनकी मुझे समझ नहीं कि वहाँ बाजी क्या कर रही। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपने अपने ये कोट शोट जूते पम्प्स टोट्स ये सब कुछ दिखाना था, लेकिन मतलब इन सब को ले जाने की फिर बेचारियों की जरूरत। अच्छा, फिर मुझे ये भी समझ आती है, अब आप सब ने हंसना है इस बात के ऊपर, याद कीजिए 70s 80s में तो चले हो सकता है इतनी कलर्ड मूवीज़ आ गई थी लेकिन उतनी ना हूँ, लेकिन 90s में याद कीजिए कि जो हीरोइन होती थी, अब पता नहीं क्यों चेंज हुआ है ये हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन उस ज़माने में जो हीरोइन होती थी वो तो ज़ाहिर है प्यारी होती थी सारी। 90s के अंदर ख़वातीन अभी भी प्यारी होती हैं, मैं मेरी किसी स्टेटमेंट को गलत ना ले लिया जाए, लेकिन मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो पीछे जो बेचारी एक्स्ट्रा होती थी ना वो सारी मेरी तरह की होती थी, मतलब वो दिन और रात का फ़र्क होता था हीरोइन का, और जो पीछे बेचारी मेरी तरह की नीफा शीफा होती थी ना वो किसी और ही दुनिया से आई होती थी, और जो मेरी तरह रज के बेचारी फारग होती थी ना शक्ल सूरत से, उसको पीछे डांस करवाया जाता था ताकि हीरोइन और उजली लगे और प्यारी लगे। अब मुझे समझ आ रही है कि बाजी इन दोनों को साथ लेके क्यों फिरती है। आपने गौर किया ना, अज़मा भी हमारी बहन और मरियम औरंगज़ेब भी, रब ने इनको भी रज के ही इम्प्रेसिव बनाया हुआ है। मैं शक्ल सूरत की बात नहीं कर रहा इनकी, वो तो मैंने उधर फिल्मों की बात की, इस शक्ल सूरत की वो टॉपिक वहीं ख़त्म हो गया, या इनकी तो मैं पर्सनैलिटी की इम्प्रेसिवनेस की बात कर रहा हूँ। तो रज के इनको रब ने इम्प्रेसिव बनाया, तो मुझे लगता है बाजी इनको भी साथ इसीलिए लेके जाती हैं कि जो कंट्रास्ट है ना वो ज़रा थोड़ा सा बेहतर बन जाए। मैं सोच का बात कर रहा हूँ, शक्लों का बात नहीं कर रहा। दोबारा आपने उधर नहीं चले जाना, एक तो आप हंसते बहुत हैं जब मैं बात करता हूँ, पूरे ध्यान से आप बात नहीं सुनते। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कि आईनी अब एक कौमी हुकूमत बनने की बातें शुरू हो गई हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये भी फवाद चौधरी साहब ने किया है, ये नहीं कि उन्होंने जानबूझ के ये किया, लेकिन ये जो माहौल के अंदर फीड की जाती है ना, उनको किसी ने खबर फीड की होगी कि ये हो जाए तो बेहतर है, और उनके साथ बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन की होगी। ये जो भी कर रहे हैं ना पीछे, चौधरी निज़ामुद्दीन साहब चाह रहे हैं कि बयानियाँ बदले इस टाइम, और उसमें वो जर्नलिस्टों को भी फीड कर रहे हैं खबर, सियासतदानों की भी मर्जी ये है कि किसी ना किसी तरह से बयानियाँ चेंज हो जाए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।